नमस्कार स्टूडेंट्स आज की इस क्लास में हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। चैप्टर 9 है ना, रासायनिक सूत्र और मोल संकल्पना। ठीक है, केमिकल फार्मूला एंड मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से समझते चलिएगा। अभी तक जो है हम अध्याय 8 तक कंप्लीट कर चुके हैं, रासायनिक अबंधन को जो है पढ़ चुके हैं, अध्याय 8 को, है ना। यदि आप नहीं देखे होंगे, पिछला वाला क्लास जो है नहीं देखे होंगे, तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के जो है पिछला जो वीडियो है उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ही जो है ये जो चैप्टर है इसको आप पढ़िएगा, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है यौगिक के बारे में जान लेते हैं, है ना। किसके बारे में जानेंगे? यौगिक के बारे में। देखिए, मैं आप लोगों को बताया था कि कोई भी पदार्थ है जो होते हैं, है ना, किनसे मिल करके बने होते हैं। जितने भी पदार्थ होते हैं वो अणुओं से मिल करके बने होते हैं। अणु जो है परमाणु से मिल करके बने होते हैं। ठीक है, और जो परमाणु जो होता है उसी में होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है होते हैं परमाणु में। ठीक है, तो यौगिक क्या होता है ना, यौगिक के बारे में सबसे पहले समझ लीजिए। तो यौगिक जो होता है, यौगिक में क्या होता है, कोई भी यौगिक है उसमें जो है तत्वों के परमाणुओं की एक निश्चित जो है संख्या होती है ना। मतलब निश्चित अनुपात में क्या होते हैं, अलग अलग जो तत्व होते हैं उनके परमाणु जो है निश्चित अनुपात में क्या होते हैं, मिलते हैं, और मिल करके जो है आपस में संयोग करके क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। ठीक है, ओके। तो हम जो है सहसंयोजी यौगिकों के सूत्र के बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे किस प्रकार से सहसंयोजी जो यौगिक होते हैं उनका सूत्र बनता है। तो सहसंयोजी यौगिक के बारे में बताया था कि जो यौगिक जो है सहसंयोजी बंध के द्वारा क्या होते हैं, बनते हैं, है ना, उन यौगिकों को हम क्या बोलते हैं, सहसंयोजी यौगिक बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम जो है कुछ सहसंयोजी यौगिकों के उदाहरण देख लीजिए। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, आपका क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, पानी है, अमोनिया है। तो ये सब जो है क्या है, ये सभी जो है सहसंयोजी यौगिक है। और किस प्रकार से इनका सूत्र जो है लिखा जाता है और किस प्रकार से बनता है। ठीक है ना। तो देखिए, जैसे कि हम जो है उदाहरण के रूप में हम देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड का, तो देखिए कार्बन का जो है, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, तो इसका जो है यदि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना चाहें तो क्या होगा, यहाँ पर 2 और क्या होगा, यहाँ पर 2 होगा और 4 होगा। ठीक है, तो कार्बन का जो है, कार्बन के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, तो ये इनका जो है संयोजी कक्षा है और संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है, 4 है। तो कार्बन जो है जब भी क्या करेगा, जब भी इनको जो है, जब भी इलेक्ट्रॉन जो ये जो है अपना स्टेप पूर्ण करना चाहेगा, है ना, कार्बन जो है, तो क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन का हमेशा बताया था, मैं पिछली क्लास जो हुई थी उसमें भी बताया था कि कार्बन हमेशा क्या करेगा, अपना जो 4 इलेक्ट्रॉन है इसको क्या करेगा, साझा करेगा। ना तो किसी को देगा और ना ही किसी से लेगा, बल्कि क्या करेगा, साझा करेगा। ठीक है, ओके। इसके बाद जो हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है। यदि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो ये किस प्रकार से होगा, ये होगा 2 होगा, है ना, और यहाँ पर कितना होगा, 6 होगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन के जो है बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इनको अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी, तो 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी। ठीक है ना, 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी। तो चलिए, है ना, देखते हैं यहाँ पर जो है किस प्रकार से जो है दोनों ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन मिल करके जो है किस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है, जो कार्बन जो था, है ना, ये है कार्बन। कार्बन के जो है बाह्य कक्षा में जो है कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4 इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, तो ये हो गया, ये जो है इस प्रकार से बाह्य कक्षा में जो है, कार्बन के बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब जो ऑक्सीजन जो है, एक ऑक्सीजन को जो है, ऑक्सीजन के एक परमाणु को जो है अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता थी, 2 इलेक्ट्रॉनों की, क्योंकि इनके बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता थी। तो इस कारण से जो ऑक्सीजन जो परमाणु जो रहता है ना, ये ऑक्सीजन परमाणु क्या करता है, अपना 2 इलेक्ट्रॉन इनको क्या कर देता है, साझा कर देता है। किनको साझा कर देता है, कार्बन को साझा कर देता है। ठीक है, और इस प्रकार से क्या बन जाता है, यहाँ पर जो है इनके पास जो है इनके पास टोटल जो है बाह्य कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो इनमें से केवल 2 इलेक्ट्रॉनों की इनको आवश्यकता होती है कि इनको अष्टक पूर्ण करने के लिए, ऑक्सीजन को। तो ये कार्बन के जो है 2 इलेक्ट्रॉनों से क्या कर लेता है, ये जो है ये साझा कर लेते हैं। ठीक है, ओके। और ठीक इसी प्रकार से जो है इस साइड भी जो है कार्बन के पास जो है, अभी भी कार्बन के पास जो है 2 इलेक्ट्रॉन और है ना, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉनों का ये साझा करता है। तो यहाँ पर एक और ऑक्सीजन परमाणु क्या कर लेता है, ऑक्सीजन के बाह्य कक्षा में जो है टोटल जो है 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉनों में से चूंकि इनको 2 इलेक्ट्रॉनों की और आवश्यकता होती है अष्टक पूर्ण करने के लिए ऑक्सीजन को, तो फिर से क्या होता है, यहाँ पर भी जो है
कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉनों से क्या कर लेता है, ऑक्सीजन का जो दूसरा और परमाणु जो रहता है वो कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉनों से क्या कर लेता है, साझा कर लेता है। अब इस प्रकार से क्या होता है, इस प्रकार से जो है ये वाला जो पहला आपका ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला ऑक्सीजन, इनका भी अष्टक पूर्ण हो जाता है, क्योंकि इनको जो है बाह्य कक्षा में जो है इनके दोनों ऑक्सीजन परमाणु के बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इनको अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, 2 इलेक्ट्रॉनों की। तो ये क्या करते हैं, कार्बन के जो है जो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 2-2 इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लेते हैं, ये जो है साझा कर लेते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉनों के साथ जो 2-2 इलेक्ट्रॉन है उनके साथ साझा कर लेते हैं। और जो कार्बन जो होता है ना, कार्बन के जो है बाह्य कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको भी जो है अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, 4 इलेक्ट्रॉनों की। तो ये जो कार्बन जो होता है इस ऑक्सीजन के दो इलेक्ट्रॉनों से और इस ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉनों से क्या कर लेते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन दोनों से साझा कर लेते हैं। और इस प्रकार से इनके चारों इलेक्ट्रॉन जो है 4 अन्य इलेक्ट्रॉनों से साझा कर लेते हैं और कितने हो जाते हैं, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और इनका भी अष्टक पूर्ण हो जाता है। इस प्रकार से देखते हैं तो ये एक इस ऑक्सीजन का और कार्बन का, तीनों का क्या हो जाता है, अष्टक पूर्ण हो जाता है। और इस प्रकार से बनता है CO2। क्या बनता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन का परमाणु यहाँ पर 1 होता है और ऑक्सीजन के 2 परमाणु होते हैं और क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पर हम देखते हैं, यदि हम मान के चलते हैं कि एक और ऑक्सीजन परमाणु हम जोड़ना चाहते हैं, ठीक है, इसमें तो एक और ऑक्सीजन परमाणु यदि हम क्या करना चाहते हैं, इसमें जोड़ना चाहते हैं, तो देखिए कार्बन के जो है बाह्य कक्षा में जो है एक भी जो है क्या नहीं है, अब जो है फ्री इलेक्ट्रॉन जो है नहीं है। मतलब इनके संयोजी इलेक्ट्रॉन में संयोजी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन थे, चारों इलेक्ट्रॉन जो है साझा कर चुके हैं। अब इनके पास एक भी जो है फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो कार्बन जो है किसी अन्य और जो परमाणु होंगे उनसे जो है किसी भी प्रकार से साझा नहीं करेंगे, ये वाला जो एक कार्बन जो परमाणु है ये, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम देखते हैं कि एक और ऑक्सीजन यदि हम इसमें जोड़ना चाहते हैं तो कहाँ पर जुड़ सकता है। तो मान के चलिए हम जो है, चूंकि कार्बन के पास तो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो किनके पास है, ऑक्सीजन के पास है। तो यदि हम ऑक्सीजन के पास भी जो है यहाँ पर भी जो है एक इलेक्ट्रॉन और जोड़ना चाहें, एक ऑक्सीजन परमाणु और जोड़ना चाहें, तो यहाँ पर जो है यदि हम जोड़ते हैं तो क्या होगा, ये जो है चूंकि ऑक्सीजन को जो है अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की और आवश्यकता होती है। तो यदि जो नया जो और ऑक्सीजन परमाणु है यदि यहाँ पर हम जोड़ते हैं तो क्या हो रहा है, देखिए इनके पास जो है ये जो कार्बन जो ये ऑक्सीजन परमाणु है इनका अष्टक पूर्ण हो चुका है, 8 हो चुका है। अब यदि ये जो नया और ऑक्सीजन जोड़ते हैं तो यदि 2 इलेक्ट्रॉन इनको और देते हैं, साझा करते हैं, तो इनके पास जो है अपना अष्टक पूर्ण करने से जो है उससे और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जा रहा है, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन हो जा रहा है, जो क्या है ऐसा नहीं हो सकता है ना, ठीक है। इसलिए जो है ऑक्सीजन जो है, ये जो नया ऑक्सीजन जो है उनसे किसी भी प्रकार से क्या नहीं करता, किसी भी प्रकार से जो है ये और ऑक्सीजन जो परमाणु है उनसे किसी भी प्रकार से क्रिया नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का भी अष्टक पूर्ण हो चुका है और दोनों ऑक्सीजन का जो है अष्टक पूर्ण हो चुका है, दोनों ऑक्सीजन परमाणु का, और कार्बन का भी अष्टक पूर्ण हो चुका है। इसी कारण से हमेशा बनेगा तो क्या बनेगा, हमेशा जब भी बनेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड इसी प्रकार से सूत्र बनेगा, ठीक है ना। जब भी कार्बन जो ऑक्सीजन से जो है क्या करेगा, क्रिया करेगा, तो इसी प्रकार से जो है कार्बन डाइऑक्साइड का जो है सूत्र इसी प्रकार से बनता है। ऐसा नहीं कि CO3 ऐसा नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, क्योंकि कार्बन में जो है जितने भी जो उनके परमाणु में बाह्य कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं या फिर जितने इलेक्ट्रॉन साझा करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, उतने इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या साझा करके क्या हो जाते हैं, वो जो है अपना अष्टक पूर्ण कर लेते हैं और अन्य नए परमाणुओं को जो है उनसे साझा करने के लिए जो है उनके पास स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं बचता, ठीक है। इसी कारण से क्या बनता है, CO2 बनता है। क्या बनता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है। इसी प्रकार से हम देखते हैं और जो रासायनिक सूत्र और देखते हैं, है ना, सहसंयोजी यौगिकों के सूत्र, जैसे H2 है, पानी है, तो पानी में भी ठीक इसी प्रकार से होता है जैसे अभी बताया हूँ। और इसी प्रकार से हम अमोनिया की बात करते हैं, NH3, तो अमोनिया में भी क्या होता है, ठीक इसी प्रकार से जो है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र बनता है उसी प्रकार से जो है इनका भी सूत्र बनता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब जो है सहसंयोजी यौगिकों के सूत्र है, ठीक है। किस प्रकार से बनता है ये भी आप देख लिए, ओके। इसके बाद जो है सहसंयोजी यौगिकों के अणुभार देखेंगे। क्या देखेंगे, सहसंयोजी यौगिकों के अणुभार, ठीक है। तो देखिए अणुभार, सहसंयोजी यौगिकों के अणुभार किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो यौगिक को देखिए, जैसे सहसंयोजी यौगिक का उदाहरण हम देखते हैं
H2O, क्या देखते हैं H2O, ठीक है। सॉरी, हाँ यहाँ पर देखिए H2O, ये क्या है, ये जो है सहसंयोजी यौगिक है। तो इनका यदि हम अणु भार यदि हम ज्ञात करना चाहें, ठीक है, क्या करना चाहें, अणु भार ज्ञात करना चाहें, तो ये जो है सहसंयोजी यौगिक का अणु भार ज्ञात करने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसमें जो अलग अलग जो परमाणु है उनका हमको क्या करना पड़ेगा, उनका जो है उनका जो परमाणु भार जो है ना, उनको हमको क्या करना पड़ेगा, ज्ञात करना पड़ेगा। और यदि हमको ये यौगिक जो है जिन जिन तत्वों से मिलकर के बना है, तो उन तत्वों के परमाणुओं के यदि हमको परमाणु भार जो है ज्ञात हो जाते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इस यौगिक का हम क्या कर सकते हैं, अणु भार ज्ञात कर सकते हैं। क्यों ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि ये जो यौगिक जो है इन परमाणुओं से मिलकर के बना है ना, तो ये इन परमाणुओं का जो भी जो है क्या होगा, परमाणु भार होगा, वही इस अणु का क्या होगा, अणु भार होगा। समझ गए। तो देखिए उदाहरण के द्वारा समझिए, H2O, क्या देखेंगे यहाँ पर H2O, ठीक है। तो H2O का जो है परमाणु भार जो है अणु भार जो है किस प्रकार से होता है हम देखते हैं। तो देखिए हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1, तो इसका परमाणु भार क्या होगा, जस्ट दुगना होता है, लगभग जो है क्या होता है, दुगना होता है। परमाणु भार जो है हाइड्रोजन का 1 है, तो परमाणु भार कितना होगा, यदि हाइड्रोजन में जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, परमाणु क्रमांक 1 है, और इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है, तो इसका यदि परमाणु क्रमांक 1 है तो परमाणु भार लगभग कितना होता है, दोगुना होता है, 2 होगा, ठीक है। इसी प्रकार से जो है हम देखते हैं, तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 8 है, मतलब इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका परमाणु भार लगभग कितना होगा, 16 होगा। कितना होगा, 16। ओके, समझ गए। तो कुल मिलाकर के यदि हम देखें यहाँ पर, तो H2O की बात करें यहाँ पर, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है, यहाँ पर हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक जो है 1 है, तो इसका परमाणु भार कितना है, 2 है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक जो है कितना है, 8 है, तो इसका परमाणु भार 16 है। तो अब यदि हम H2O का जो है क्या करते हैं, यहाँ पर जो है हम अणु भार ज्ञात करना चाहते हैं इस यौगिक का, तो देखिए हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का जो है, हाइड्रोजन की यहाँ पर कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु हैं, तो हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 2 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 गुणित 1 हो जाएगा, ठीक है। ओके, 2 यहाँ पर जो है सॉरी, यहाँ पर देखिए है ना, अच्छा ये सल्फर डाइऑक्साइड का बताया है ना, मैं जो है H2O के बारे में बता रहा था, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 2 होता है, तो 2 हाइड्रोजन के परमाणु है, तो कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। परमाणु भार कितने हो जाएंगे, हाइड्रोजन के जो है परमाणु भार कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, ठीक है। और ऑक्सीजन का जो है परमाणु क्रमांक 8 होता है, तो परमाणु भार कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे, ठीक है। 8 दूनी 16, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16, और इस प्रकार से जो है आपका कितना हो जाएगा, अणु भार जो हो जाएगा, H2O का अणु भार कितना हो जाएगा, 20। कितना हो जाएगा, 20, ठीक है। तो इस प्रकार से जो जितने भी जो सहसंयोजी यौगिक हैं, उनके आप क्या कर सकते हैं, आप जो है अणु भार जो है ज्ञात कर सकते हैं। तो अणु भार हम कब ज्ञात कर पाएंगे, जब हमको जो है वो जो सहसंयोजी यौगिक जो है उनके वो जिन जिन तत्वों से मिल करके बना है, तो उन तत्वों के परमाणुओं के परमाणु भार यदि हमको ज्ञात हो, तो हम जो है सहसंयोजी यौगिकों के अणु भार क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक और उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें आप देखिए सल्फर डाइऑक्साइड का जो है, तो सल्फर डाइऑक्साइड का देखिए, सल्फर का परमाणु क्रमांक जो है, यहाँ पर परमाणु भार दिया हुआ है, सल्फर का परमाणु भार होता है 32 यूनिट, ठीक है। और चूंकि सल्फर डाइऑक्साइड में जो है SO2 होता है, ठीक है, सॉरी है ना। यहाँ पर देखिए सल्फर का परमाणु क्रमांक जो है 16 होता है, तो उसका जो है उसका परमाणु भार जो है कितना होता है, 32, ठीक है। और ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 परमाणु है, तो ऑक्सीजन का जो है 16 होता है, तो 2 ऑक्सीजन का कितना होगा, 32 हो जाएगा। तो 32 कितना होता है, 34। तो इस प्रकार सॉरी 32 कितना हो जाएगा, 64, है ना। तो 64 यूनिट क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड का जो है अणु भार होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, यदि हमको जो है परमाणुओं के जो है जो जितने भी परमाणु जिन जिन परमाणु से मिलकर के जिन जिन तत्वों के परमाणु से मिलकर के बने होते हैं अणु जो है ना, सहसंयोजी यौगिक जो बने होते हैं, तो उनका यदि हमको क्या पता हो, हमको परमाणु भार पता हो सभी परमाणुओं का, तो हम क्या कर सकते हैं, वो जो यौगिक है उनका अणु भार हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। ओके, समझ में आया। इसके बाद देखिए आगे यहाँ पर जो है हम आयनिक यौगिकों के मूलानुपाती सूत्र और सूत्र इकाई द्रव्यमान हम देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर जो है जैसे सोडियम क्लोराइड है ना, इनका जो है आणविक सूत्र जो है संभव नहीं होता है,
क्यों संभव नहीं होता है? क्योंकि ये जो है आयनिक यौगिक हैं। कैसा यौगिक है ये? आयनिक यौगिक हैं। तो आयनिक यौगिक जो होते हैं, ठीक है ना, वो जो है अणु नहीं होते हैं। क्या होते हैं? अणु नहीं होते हैं, बल्कि क्या होते हैं, वो जो यौगिक जो होते हैं वो घटक होते, आयन के जो है घटक होते हैं, ठीक है ना। अलग अलग जो आयन जो है मिलकर क्या होते हैं, वो जो यौगिक जो है वो बने होते हैं, आयनिक यौगिक जो हैं, ठीक है। तो इनका जो है अणु भार ज्ञात नहीं किया जाता, ठीक है। अब देखिए इनको जो है किस प्रकार सूत्र से लिखा जाता है। देखिए सोडियम NaCl, जैसे सोडियम क्लोराइड है, नमक का जो सूत्र है, तो ये जो है क्या है, आयनिक यौगिक है NaCl, या फिर इसी को हम जो है क्या लिख सकते हैं, Na+ और Cl-, क्योंकि ये जो है आयनिक यौगिक है, आयन जो है आपस में स्थिर विद्युत बल के द्वारा क्या होते हैं, जुड़ करके जो है बने होते हैं। तो ये जो आयनिक यौगिक होते हैं उनका जो इस प्रकार से सूत्र जो लिखते हैं, है ना, NaCl, इस प्रकार से, इसको हम बोलते हैं मूलानुपाती सूत्र। क्या बोलते हैं? मूलानुपाती सूत्र। जो आयनिक यौगिक जो होते हैं उनके जो सूत्र होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम मूलानुपाती सूत्र बोलते हैं, ठीक है। अभी हम जो है इससे पहले देखे थे ना सहसंयोजी यौगिकों के सूत्र कैसे लिखे, जो है किस प्रकार से लिखा जाता है, तो CO2 के बारे में देखे थे। तो ये तो क्योंकि ये जो है क्या है, सहसंयोजी यौगिक है, लेकिन ये जो है क्या है, ये आयनिक यौगिक है। तो इनका जो सूत्र होगा उनको हम क्या बोलेंगे? मूलानुपाती सूत्र बोलेंगे, ठीक है, ओके। तो मूलानुपाती जो सूत्र होते हैं उनका जो है अणु भार जो है ज्ञात नहीं किया जाता, बल्कि इनके क्या होते हैं, इनके जो विभिन्न आयनिक यौगिक होते हैं, तो इनका जो है हम क्या करते हैं, आयनिक यौगिकों का जो है सूत्र इकाई द्रव्यमान, इनका जो भार जो होता है ना, जो इनका जो अणु भार नहीं होता है, लेकिन इनका जो जिन जिन परमाणुओं से मिलकर के ये जो बने होते हैं, है ना, जिन जिन आयनिक जो परमाणु होते हैं उनसे मिलकर के जो बने होते हैं, तो इनका क्या होता है, इनका जो है सूत्र इकाई द्रव्यमान होता है। क्या होता है? सूत्र इकाई द्रव्यमान होता है। उसको जो है हम क्या बोलते हैं, आयनिक यौगिक का जो है सूत्र इकाई द्रव्यमान कहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी हमको क्या होता है, अलग जितने भी जिन जिन परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं उनका हमको जो है क्या ज्ञात करना रहता है, पहले जो है परमाणु भार ज्ञात करना होता है परमाणुओं का, है ना, और उसके बाद जो है टोटल सभी को जो है जो आयनिक यौगिक होते हैं तो उनमें जितने भी तत्व भाग लिए रहते हैं, तो उनके परमाणुओं के जितने भी जो क्या होते हैं परमाणु भार जो होते हैं, उनको हम जब जोड़ देते हैं तो क्या निकल आता है, उस आयनिक यौगिक का क्या निकल आता है, सूत्र इकाई द्रव्यमान निकल आता है। और हम इस प्रकार से क्या कर लेते हैं, हम सूत्र इकाई द्रव्यमान ज्ञात कर लेते हैं किनका, जो आयनिक यौगिक होते हैं उनका, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि जो आपका सहसंयोजी यौगिक होता है तो उनका हम अणु भार ज्ञात करते हैं, और जो आयनिक यौगिक जो होता है उनका जो है हम अणु भार ज्ञात नहीं करते, बल्कि क्या ज्ञात करते हैं, सूत्र इकाई द्रव्यमान ज्ञात करते हैं। ये भी सेम उसी प्रकार से होता है जैसे अणु भार होता है, ठीक है, ओके। और इसके अलावा जो है मूलानुपाती सूत्र भी आप जान गए। सहसंयोजी यौगिकों का जैसे सूत्र होता है उसी प्रकार से जो आयनिक यौगिक जो होते हैं उनका जो सूत्र होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मूलानुपाती सूत्र बोलते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। आप एक बार और बुक से जो है अध्ययन करिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जब नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम आगे पढ़ेंगे। तो जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।